All right, we were talking about motivation theories in the last class, और अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसमें हम आगे आ गए हमारे पास मायो, या इनका पूरा नाम है एल्टन मायो, एंड द ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज। अच्छा, अब ये जो साहब थे ना, इन्होंने क्या कहा, इनका मेन फोकस क्या था? ये कहते थे मनी इज नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर एट ऑल। ये कहते हैं मनी से तो भाई मोटिवेट होता ही नहीं है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ तजर्बात किए जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि क्या वर्कर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। ठीक है। तो अगर तो हो रही है, इसका मतलब है कि वर्कर्स मोटिवेट हो रहे हैं। किस चीज से वर्कर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है? मतलब एक तो है ना कि ट्रेनिंग देना, वो एक और बात है। ट्रेनिंग तो चलो ठीक है ना, कि वर्कर को काम ही नहीं करना आता था, स्किल्स नहीं थे, और अब वर्कर्स को स्किल आ गए तो वो काम करना शुरू कर दिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वर्कर्स काम करते थे यूजुअल वे में, तो उसने क्या किया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। मैंने लिखा भी हुआ है, उन एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं, और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से। और उसमें उसने कुछ फैक्टर्स डाले, फिर निकाले, और देखता रहा कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो उसने पहले ये किया, उसने वर्किंग कंडीशंस को चेंज किया, लाइटिंग हीटिंग, लाइट ज्यादा कर दी, कम कर दी, हीटिंग को कम ज्यादा किया, रेस्ट पीरियड बढ़ा दिया, कम कर दिया, जो भी कर रहा था। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को भी उसने बढ़ाया, देखा। तो उसने ये नतीजा निकाला कि इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। पर प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा है, आउटपुट पर वर्कर, एक वर्कर जो बनाता है, तो वर्कर की परफॉर्मेंस वैसी की वैसी ही रहती है। तो उसने ये नतीजा निकाला कि ये जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं या वर्किंग कंडीशंस को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना, यानी कि वर्कर इससे मोटिवेट नहीं होते। और उसने फिर, लेकिन उसने वो फैक्टर्स निकाले जिससे मोटिवेट होते हैं, और वो कौन कौन से थे वो मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। कि उसमें हमारे पास एक तो आ रहा है जी, टीम स्पिरिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, आजकल भी इसको यूज किया जाता है। टीम स्पिरिट क्या करती है कि उसमें अगर आप अकेले काम कर रहे हैं ना, तो आपको पता है यू आर नॉट लेटिंग एनीवन डाउन। यार मैं काम कर रहा हूँ, हो गया तो हो गया, ठीक है। मतलब ये कि आप कहते हैं ठीक है यार, मेरा कसूर होगा तो मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी ना। लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग इन ए टीम, तो यहाँ पे टीम स्पिरिट कम्स इनटू प्ले। क्या? कि यार अगर मैं काम नहीं करूंगा तो टीम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेगी, और वो टीम मेंबर मुझे कहेंगे यार तूने ना हमें मरवा दिया, मतलब काम हम टारगेट नहीं अचीव कर सके, तो यू लेट अस डाउन। तो ये कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके टीम मेंबर्स में उसको इंकरेजमेंट मिले, यार तेरी वजह से हुआ है जो भी हुआ है। तो ये टीम स्पिरिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं पर भी, यानी कि वर्कर्स आइसोलेशन में काम ना करें। बाज़ वर्कर जो आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं, टीम में आने के बाद चाहे वो अपने फायदे के लिए काम ना करें, लेकिन टीम के उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दे वर्क हार्ड। और जैसे मैंने कहा, वो आउट ऑफ द स्किन काम करते हैं, दे ट्राई टू रीच टू देयर पोटेंशियल। तो ये टीम स्पिरिट का एक ये काम है, हमें नजर आता है। और ये ना, मैं एक एग्जाम्पल भी थी, मैं देता हूँ। आप क्रिकेट मैच देखती हो? अली तो देखते ही हैं। आप जवेरिया देखती हो? पाकिस्तान के मैचेस होते हैं क्रिकेट के। नहीं, कभी कभार। अच्छा चलो, कभी कभार पता तो है ना। अच्छा, मैं वहां बताना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये थी कि ना, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था क्रिकेट का। तो वो ना सारे जो बैट्समैन थे, प्लेयर अच्छे, वो आउट हो गए, और वो उनके 8-9 आउट हो गए पाकिस्तान के, और स्कोर जो है ना वो भी पड़ा हुआ था काफी। तो अब वो खेलने आया नसीम शाह। मेरा ख्याल है नसीम शाह का तो आपको पक्का पता होगा, है ना? जी सर। हाँ। तो नसीम शाह जो है वो पॉपुलर है लड़का। तो नसीम शाह तो एक बॉलर है, वो बैट्समैन नहीं है। लेकिन हुआ क्या, उससे पहले हमारा एक बैट्समैन था, उसका नाम आसिफ अली था। तो उसने कोई शॉट मारा, छक्का हो गया। तो जो अफगानिस्तान का प्लेयर था, बॉलर था, उसे गुस्सा भी आ गया, अगली बॉल पे वो आउट हो गया। तो वो उसके सामने आके ना गुस्से में उसको शो करने लग गया। तो उसको गुस्सा आया और थोड़ी सी झड़प हो गई, थोड़ा सा वो धक्का भी दिया, और वो बैट आगे किया, और बड़ा बुरा हुआ। मतलब उसने ये कहा कि भाई आपने सेलिब्रेट करना है तो मेरे मुंह पे आके क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बहरहाल ये तो एक इंडिविजुअल एक्शन था, ठीक है। हुआ क्या उसके बाद? अच्छा, उसके बाद फिर वो आ गया नसीम शाह खेलने। वो एक बॉलर था, पता है टीम तो हार गई क्योंकि बैट्समैन तो आउट हो गए सारे। तो उसने आके एक तो मैच जिताया किस तरह, वो आपको शायद याद हो, बड़ा मशहूर है। तो आखिरी ओवर में 2 छक्के उसने मार दिए, जबकि 12 स्कोर अभी करना था और एक ही विकेट रह गई थी।
लेकिन अगर आपने वो देखा हो तो आप बेशक यूट्यूब पे निकाल के भी देखना। और अली आपको भी कह रहा हूं, जब उसने वो मैच जिताया ना छक्का मार के, नसीम शाह की बात कर रहा हूँ जो बॉलर था, उसने जब मैच जिताया तो ही डिड नॉट सेलिब्रेट एट ऑल। अब बड़ी इतना क्रंच मोमेंट हो और आप वहां से लेकर आगे चले जाएं तो आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। उसने क्या किया, ही शोड हिज एंगर। उसने बल्ला उठा के वो फेंका, हेलमेट उतार के जमीन पे मारी, ग्लव्स उठा के, ग्लव्स उतार के वो फेंके। क्यों? क्योंकि गुस्सा किस चीज का था कि भाई इसने हमारे प्लेयर को बुरा भला कहा है, गालियां दी हैं, ये जो भी किया है। जबकि नसीम शाह को थोड़ी कुछ कहा था। ये था वो टीम स्पिरिट कि हम एक टीम है, हम कंबाइंड है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी एक है। अगर किसी को भी कुछ होगा तो हम उसका साथ देंगे। तो नतीजा वो ये हुआ कि एक बॉलर ने परफॉर्म करके वो मैच जिता दिया। तो ये हम जो आउट ऑफ द स्किन में बात करता हूँ वो ये होता है कि वो तो शायद अपने पोटेंशियल से भी ऊपर चला गया, वो बैट्समैन नहीं था। तो बिल्कुल ऐसे ही किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी पॉइंट ऑफ सेल शॉप पे जो है टीम वर्क जो है वो वर्कर्स को encourage करती है, and they are able to reach to their potential, and sometimes they go beyond it as well. अच्छा, जस्ट अ मिनट। और राइट, तो टीम स्पिरिट जो है वो उसने देखा कि जब वर्कर्स को एक टीम में काम करने को कहा जाता है और उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज्यादा एनहेंस कर जाती है। ठीक है, अब इसका पैसे से तो कोई ताल्लुक नहीं है, आपको पता है टीम स्पिरिट का। फिर लेस कंट्रोल, वर्कर्स को छूट दें। मतलब ये कि डू नॉट हैव अ क्लोज आई ऑन द वर्कर्स। हर वक्त वर्कर्स को चेक किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है, तो वर्कर्स समटाइम दे गेट इरिटेटेड। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, एज ए टीचर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और रोज एक बंदा मेरी क्लास में आकर बैठ जाए मैनेजमेंट की तरफ से और मुझे देखना शुरू कर दे। तो अब एक आध दिन तो मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन रोज बैठेगा चाहे वो कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन मुझे, मैं फील तो करूंगा यार ये क्यों बैठता आके मेरी क्लास के अंदर से, मैं तो पढ़ा रहा हूँ सही। तो आपको जब चेक रखा जाता है, और ये कब, अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं, कॉम्पिटेंट वर्कर हैं, ऑनेस्ट वर्कर हैं, लॉयल हैं, तो फिर आप कहते हैं मुझे इंडिपेंडेंस दें, फ्रीडम दें, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, एंड आई कैन शो कि व्हाट पोटेंशियल आई डू हैव। अच्छा, तो वो कंट्रोल कम कर दें आप, और वर्क क्या करें, टारगेट्स दें वर्कर्स को। मतलब वर्कर से डिस्कशन करें, मीटिंग करें और उनको टारगेट दे दें, भाई ये टारगेट है, आप कर लेंगे। वर्कर कहता है ओके, अब आप इसको छोड़ दें। अब वर्कर्स को पता है कि ये टारगेट मेरी कंसल्टेशन के साथ सेट हुए हैं, तो अब तो मुझे जी जान लगानी है, आई हैव टू वर्क हार्डर। तो इवन इफ आई हैव टू स्टे बैक आफ्टर होम टाइम, मुझे काम अपना पूरा करना है ताकि मैं अपने पोटेंशियल को शो कर सकूं। तो ये मोटिवेशन की तरफ ये चीजें लेकर जाती हैं जो उसने कहा। अच्छा, उसके अलावा टीम वर्किंग मैंने आपको जो बताई दी है वो उसमें आ रहा है, टीम वर्किंग, और फिर उसके बाद ग्रुप वर्किंग, एक ही चीज है ना ये तकरीबन, एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, तो ये इमर्ज हो गया। अब हर जगह पर हमें टीम वर्किंग, ग्रुप वर्किंग और वर्कर इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। इवन के डिसीजन मेकिंग के अंदर भी वर्कर्स को मीटिंग में बुलाया जाता है, एंड मैनेजमेंट दे हैव देयर ओपिनियन एज वेल। तो ये मायो ने, जो एल्टन मायो थे, इन्होंने ये थ्योरी पेश की और बड़ी इफेक्टिव थी और इसको फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, और इसने मनी को कहा कि ये कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है आपका, वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे लोगों को लगता है पैसा मिल गया, लेकिन उससे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कोई नहीं आती है। अच्छा, अब आगे ये मशहूर जमाना जो है ना, आपकी थ्योरी है मैस्लो की, और ये मैनेजमेंट अगर आप आगे पढ़े तो हायर लेवल क्लासेस में भी इस थ्योरी को पढ़ाया जाता है, मैस्लो एंड द हिराकी ऑफ ह्यूमन नीड्स। अच्छा, हिराकी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हिराकी बोलते हैं ये जो आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं, मतलब अगर आप गौर करो तो पहला लेवल ये है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो जब भी आपको लेवल्स नजर आएंगे, ये तो एक पिरामिड की शक्ल में है लेकिन लेवल तो मौजूद है, तो इसको हिराकी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो हिराकी है हमारे पास ह्यूमन नीड्स की, अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम, मैंने आपको पहले बताया था हम पढ़ रहे हैं ये, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं जरा, ये कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये सब वही पढ़ रहे हैं ना क्या, कि इस स्कूल ऑफ थॉट के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं इंसान की कोई नीड होती है, उसको पूरा करो, वो मोटिवेट रहेगा एज अ वर्कर। तो टेलर ने तो कह दिया कि नीड क्या है, पैसा, ठीक है। एल्टन मायो ने भी कह दिया कि भाई उनकी नीड क्या है कि भाई उनको
आप ये चीजें दें जो हमने पढ़ा है, टीम स्पिरिट वगैरह, लेस कंट्रोल। अच्छा, और अब मैस्लो जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पूरी डिबेट शुरू कर दी। क्या? कि भाई हर इंसान की नीड्स होती हैं और उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और आपको वो इंसान की नीड जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी करती जानी है। यानी कि सबसे पहले जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है नीड का लेवल, इसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर नीड, इनफैक्ट लोएस्ट ऑर्डर नीड। सबसे जो नीचे आपको नीड नजर आ रही है वो फिजियोलॉजिकल है, और फिजियोलॉजिकल में आपकी जरूरी चीजें हैं जिसके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो अगर आपको जॉब में वो मिल रहा है तो वर्कर मोटिवेटेड रहेगा। मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आपको नजर भी आ रहा है नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो ये नेसेसिटीज है ना। तो एक तो ये कि सबसे पहले आपको इसी नीड को पूरा करना है। अगर जॉब ये काम नहीं कर पा रही तो वर्कर मोटिवेट होगा ही नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अच्छा चले, वर्कर को ये चीजें मिल रही हैं, वर्कर को फूड भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल गया, क्लोथिंग भी मिल गई, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही है जॉब से, ठीक है। तो अब ये पूरी कैसे हो रही है? एक तो तरीका ये है कि खाना कंपनी वाले दे रहे हैं या घर कंपनी वाले दे रहे हैं, कपड़े तो नहीं दे रहे होंगे। इसी तरह ये भी होता है कि इतने पैसे मिल रहे हैं आपको सैलरी की शक्ल में या वेज की शक्ल में कि आप खाना भी खरीद पा रहे हैं और आप एक घर भी किराए पर लेकर रह पा रहे हैं या इवन खरीद पा रहे हैं और कपड़े भी खरीद पा रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिजियोलॉजिकल नीड में मनी आ गया, यानी कि जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं वो मैटर कर रहे हैं टू मोटिवेट वर्कर्स। ये मैस्लो कह रहा है, एल्टर मायो ये नहीं कहता, ये कहते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मनी से आता है ये। अच्छा, और लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपने एक पहली नीड पूरी कर दी है, जिसे लोएस्ट ऑर्डर नीड बोल रहे हैं, तो अब ज्यादा देर तक वर्कर मोटिवेट नहीं रहेगा। मतलब वर्कर को ये मिल गया, ओके फाइन, आपकी जॉब लगी, आपको पैसे मिलना शुरू हुए, आपका काम चल पड़ा, आपने नेसेसिटीज पूरी करना शुरू कर दी। बेसिक है, सबसे बेसिक नीड है ये, ठीक है। अब बेसिक जब ये पूरी हो गई, अब 6 महीने, साल, 2 साल गुजर गए, अब आपने कहा नहीं यार, अब कुछ और भी तो काम होना चाहिए ना। तो अब दूसरी जो उसके ऊपर नीड है, ये भी लोअर ऑर्डर नीड है, लोएस्ट नहीं है लेकिन लोअर ऑर्डर तो है ये। अच्छा, अब वो क्या, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये कि ऐसे ही होता है। आप किसी वर्कर को जब हायर करते हैं ना, तो आप उसको कहते हैं हम आपको ट्रायल बेसिस पे हायर किया हुआ, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वैसे आगे पढ़ेंगे हम जरूर एचआर के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर भी इसको देख लेते हैं, प्रोबेशनरी पीरियड, ये आपने याद रखना है। यानी कि कोई भी वर्कर जो हायर किया जाता है, टीचिंग में भी ऐसे होता है, उसको कोई 6 माह के लिए, 6 मंथ्स और सो। इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप तो और चीज है, वो तो है कि वो डिपेंड करता है कि वो इंटर्नशिप के बाद आपको रखें कि ना रखें, आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, बल्कि कई जगह पर तो ये कंपलसरी है कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, तो मुझे जब मास्टर्स करना था तो मुझे कंपलसरी था कि कहीं इंटर्नशिप करके आए आप। तो मुझे फिर एक बैंक में इंटर्नशिप करनी पड़ी, 3 से 6 माह की थी, तो वो मुझे सर्टिफिकेट मिला तो मुझे डिग्री मिली। तो ये है, इंटर्नशिप का आपकी प्रोफेशनल जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन आप इंटर्नशिप में सीख सकते हैं कि यार मैं बैठा हूं और मैं लर्न करूं कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और समटाइम ये भी होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं और उसी दौरान इंटर्नशिप के तौर पर, हम इंटर्न ही बोलते हैं ऐसे लोगों को, और उसी दौरान कोई वैकेंसी खाली हुई और आपको लगा यार ये अच्छा है, यंग लड़का है, ये लड़की है, तो इसको रख लें। लेकिन ओकेजनली ऐसे होता है, हर दफा ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो आपने सेफ्टी सिक्योरिटी किया है कि आपने 6 माह के लिए वर्कर की परफॉर्मेंस को जज किया, एवेल्युएट किया, और आपको लगा कि ये वर्कर ओके है और सही काम करता है, तो आप क्या करेंगे, यू विल मेक दैट वर्कर परमानेंट। अब आपने उसको परमानेंट कर दिया। पहले वो परमानेंट नहीं था, उसका मतलब ये होता है कि जब तक आप परमानेंट नहीं है तो एक तो आपको किसी वजह से कभी भी निकाला जा सकता है, बगैर वजह का भी निकाला जा सकता है, और आपको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कि एक परमानेंट वर्कर को मिलते हैं। आपको छुट्टियां नहीं होती, आपको क्या कहते हैं, विद पे कोई लीव नहीं दी जाती, और आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस है वो नहीं दिया जाता, कोई घर है, गाड़ी है वो नहीं दी जाती, वगैरह वगैरह। तो जब आप परमानेंट हुए तो एक तो आपको आसानी से निकाल नहीं सकते जब तक कि कोई सॉलिड रीजन पीछे ना हो। तो एक तो आप पक्के हो गए कि आपकी जॉब है, हो रही है। और दूसरा, आपको जो बाकी बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, जैसे कि अगर कोई खाना फ्री है, या आपको अगर कंपनी की प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, या आपको अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कंपनी विल पे दैट एक्सपेंडिचर, वगैरह वगैरह। तो वो परमानेंट आप होते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन मिल गई।
तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी। अच्छा, सेफ्टी में, अब सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, ये जो मैंने बात की है इसको हम बोलेंगे जॉब सिक्योरिटी। कि अब आपकी जॉब आपको लगता है कि सिक्योर हो गई। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योर कहाँ होती है, अगर प्राइवेट सेक्टर डूब रहा होगा तो क्या करेंगे। लेकिन बात ये है, अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छा चल रहा है और आप भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्यों निकालेंगे, आपको नहीं निकालेंगे ना। और आप परमानेंट है तो अदरवाइज ये है कि आप हमारे यहाँ तो नहीं करते, लेकिन आप जा सकते हैं कोर्ट में कि मुझे निकाल दिया बगैर वजह के। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जा रही है तो हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन भी डूब रही है, लॉस में जा रही है, वो स्क्वीज कर रहे हैं, फिर तो ऑफ कोर्स कोर्ट में जाके वो कह देंगे कि जनाब हम तो कंपनी को बंद कर रहे हैं, ये ब्रांचेस बंद कर रहे हैं जी, हमारा तो लॉस हो रहा है, वो और बात है। बहरहाल आपको जॉब सिक्योरिटी मिल गई तो ये मोटिवेशन है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो जॉब सिक्योरिटी की हमें समझ आती है। एक और भी चीज है, एक तो ये हो गई ना जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी, एक इसमें एक और चीज आती है और वो है हेल्थ। हेल्थ की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो भी इसी में आ रही है। मतलब आप जहां काम कर रहे हैं, डू यू फील सिक्योर ओवर दैट, ओवर देयर और नॉट। आप लेट से आपको एनफ ट्रेनिंग नहीं दी गई हाउ टू ऑपरेट मशीनरी, और आप वो मशीन आर वेरी डेंजरस एंड यू कैन इंजर योर सेल्फ बाय ऑपरेटिंग द मशीन, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। या वहाँ जो आप कह लो कि वर्क प्लेस है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और आपको लगता है कि इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, तो वगैरह वगैरह, आपको लग रहा है कि आप जो है ना आपकी हेल्थ का इशू है यहाँ पर, आपको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दी जा रही जबकि आपको वहाँ काम करना है और वो डेंजरस है, हैवी ऑब्जेक्ट्स कैन फॉल, तो वहां पर फिर आपको एक हैवी इंजरी, सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो ये भी देखना है कि यहाँ वहां पे आपको लग रहा है कि आप सेफ हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी भी सेफ्टी, ये कि हेल्थ एंड सेफ्टी भी और ओवरऑल भी कि भाई जहाँ किसी काम कर रहे हैं वहाँ अच्छा माहौल है। जैसे आजकल हम अगर बैंक्स की बात करें तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल है, एसी लगा हुआ है और मेल फीमेल सारे काम कर रहे हैं और वो बड़ा आइडियल माहौल है फीमेल्स के लिए जहाँ वो काम करती हैं। इसी तरह मैं अगर स्कूल्स की बात कर लूँ, यूनिवर्सिटीज की जहाँ पे फीमेल टीचर्स भी पढ़ाती हैं, तो उनके लिए बड़ा, तो ये भी मैटर कर रहा है आपको, जो मोटिवेट करता है। अच्छा, तो ये एक चीज आप ये भी प्रोवाइड करें उनको साथ। अच्छा, फिर आ गया जी हमारे पास। तो इसके अंदर ये भी एक पॉइंट आएगा कि अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो फिर पे जो है वो कंपनी करेगी। हाँ जी, अगर आपकी हेल्थ फर्ज किया खराब हो जाती है और खराब हुई है वो क्या कहते हैं काम करते हुए, या आपको कोई बीमारी हो गई है तो अब वो आपको बिल्कुल आपका इलाज करवा सकते हैं। तो वो इसी में आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी में। तो मेरे भाई असल में लंदन में रहते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम हो गया था कोई हार्ट का, बड़ा स्ट्रेंज सा कोई डिजीज था। उन्हें लगा हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक कोई नहीं था उन्हें। तो लेकिन प्रॉब्लम उनको रही, और वो जो कि बैंक में काम कर रहे थे, वो बैंक भी था इंग्लैंड इंग्लैंड का, और वो था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पाकिस्तान में भी है, इंग्लैंड का ही है। तो वो क्या हुआ कि उनके ना वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लंदन, सेंट्रल लंदन में। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपके तो पैसे पानी की तरह भाए जाएंगे वहां पर। यहाँ पर इतने जाते हैं तो उनका 1 करोड़ पाकिस्तानी लगा था, 1 करोड़ पाकिस्तानी लगा था इलाज पे ओवरऑल, वहां पर सारा कुछ जो भी खर्चे हुए। लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया कहूंगा 1 पाउंड भी नहीं दिया, वहां तो पाउंड ही चलते हैं। वो सारा पैसा पे किया उनके बैंक ने। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि उनको जो है वो ये नीड उनकी पूरी हुई कि जी मैं ये काम यहाँ करूंगा। और लॉयल एम्प्लॉयज तभी मोटिवेट होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कर रही है, दे वैल्यू अस। अच्छा, अब ये जब आपने पूरी कर ली उसके बाद आप अगले स्टेप पे आ गए, और वो क्या आ गया, सोशल नीड। ये मतलब आपको थ्रू आउट द प्रोफेशनल करियर ऑफ एन एम्प्लॉय आपको ये नीड स्टेप बाय स्टेप पूरी करनी है। ये नहीं है कि एक पूरी करके रुक गए, तो उससे मोटिवेट तो एम्प्लॉय जरूर होगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होगा, उसके बाद फिर वो दोबारा वापस वहीं आ जाएगा। तो आपको यू नीड टू कीप ऑन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। आपने फिजियोलॉजिकल नीड पूरी की, थोड़ी देर बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड भी पूरी कर दी। उसके बाद सोशल नीड आप पे आप आ गए। अब सोशल नीड क्या है, जैसे हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। मतलब मैं आपको, आप स्कूल में भी अगर जाते हो तो मैं आप वहाँ स्कूल जा रहे हो, कोई आपका दोस्त नहीं है, आप क्लास लेते हो, लंच होता है तो लंच करते हो और फिर निकल जाते हो। तो आप कितना टाइम गुजार लोगे, यानी कि आपका दोस्त कोई नहीं है, ना ही कोई आपसे बात करता है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां सर्वाइव करना। आप तो अपने घर वालों से कह दोगे कि जी मैंने नहीं पढ़ना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कोई और भेज देंगे। इसीलिए जेल में जब डालते हैं तो जेल, आपके जेल के अंदर वहां कौन सी कोई उनकी पिटाई लगाई जाती है, जेल में बैठे हुए आराम करें, सोते रहे बेशक, ठीक है, काम भी करवाया जाता है ठीक है, लेकिन रूटीन में। ऐसा नहीं है कि दिन रात मुशक्कत करवाई जाती है, रूटीन वे में काम करवाया जाता है, बाकी खाना पीना सोना हर चीज होती है।
लेकिन वहां पर वही कि वो अब दुनिया से कट ऑफ हो गए, ठीक है। तो अब उनका वो सोशल सर्कल नहीं रहा, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सजा है। तो वो सोशल नीड्स को पूरी कैसे करना है कि आप फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करवाएं एम्प्लॉयज की, ताकि वो आपस में एक दूसरे से फेमिलियर हों। इवन कि आपको पता है एम्प्लॉयज के ट्रिप भी करवाए जाते हैं इकट्ठे, कंपनी स्पॉन्सर्ड। हमारे स्कूल में भी होता है ये कि जी एक ट्रिप जा रहा है, और जो है ना स्टाफ जो है ना, ये सारे स्टाफ को खुली दावत है कि सारे आएं, और अब जब भी सेशन खत्म होता है तो आए जी हम घूम के आते हैं सारे, ताकि उनके दरमियान जो है ना वो एक सोशल सोशल गैदरिंग ही हम उसे कंसिडर करेंगे। तो एक सोशल रिलेशनशिप कायम हो जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, और आप काम करते हुए भी इंजॉय करते हैं, आपको लगता है यू आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली। और काम करते हुए हंसी मजाक भी चल रहा है, ऐसे ही होता है। कोई प्रॉब्लम आई है तो दूसरा उसको रिजॉल्व, यार ये मसला आ गया, अब तो दोस्त बन गए ना आपके, सारी बात है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आई, यार तू ऐसा कर, जल्दी जाना है, तू निकल जा, मैं या तेरा काम संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे भी होता है। तो at the time of trouble they are there to help you out as well. You can share your griefs and sorrows with them. They can come out with a solution कि यार ऐसे कर लो। और आपको हर तरह से, आपके जब फ्री टाइम होता है तो यू कैन हैव अ चिट चैट विद देम एज वेल, और आप रिलैक्स महसूस करते हैं कि यार हम रिलैक्स होके खाली लंच नहीं कर रहे, गपशप भी लगा रहे हैं। अच्छा, और सोशल आपको में लाइक ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सोशल में एम्प्लॉयज को टाइम दिया जा रहा है कि वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें और वो बाउंड ही ना हो जैसे अपनी जॉब के साथ। हाँ, ये गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। वो ये कह रहे हैं कि सोशल नीड्स में ये आता है कि आपकी इंसान की सोशल नीड्स होती हैं, तो आपको टाइम ऐसे रखा जाए कि आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें। आपको फ्लेक्सिबल आवर्स दे दिए, या आपको लेट से ये लगता है कि यार आपको यहाँ पर अब फैमिली से बहुत दूर है, तो आपको ये पता होगा कि साल के एंड पर जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं उनको बकायदा एक टिकट दिया जाता है कि यू कैन गो बैक एट होम, और वहां पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और वो टिकट कंपनी दे रही होती है, तो इसीलिए ताकि आपकी सोशल नीड जो है ना वो भी पूरी होती रहे, और आपको लगे कि हाँ जी, ये यानी कि एट द वर्क प्लेस भी और अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और नीड भी है, कि आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, बेगम या मियाँ जो भी हैं, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड है। बिल्कुल ठीक है, ये आप बिल्कुल इसके अंदर इस कैटेगरी में लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है अगली नीड है स्टीम नीड। तो स्टीम के अंदर जो है ना, ये क्या आता है कि अब आप चूंकि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अब आप कहते हैं भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए। मतलब आप कहें कि जी आपके बगैर तो काम ही नहीं चलता। मैं अभी गया हुआ था स्कूल में, एक तो एचएम के से मिलने, आगे सेशन की क्लासेस का डिसाइड करने। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो बच्चों को जो है ना वो देखना होता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। जी सर, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो आपका सारा पता है, हम तो आपके बारे में पूछते ही नहीं कि आप कैसे बच्चों को काम करा रहे हैं। मतलब उन्होंने ये शो किया कि आप रिलायबल हैं और आप जो कराते हैं सही कराते हैं, हम आपसे पूछ ही नहीं रहे। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की कि उन्हें पता है ये लॉयल है, कॉम्पिटेंट टीचर है, इसकी जरूरत नहीं है। तो स्टीम नीड में आपने ये कहना जी, जैसे आप किसी को, शेख साहब आपने कल छुट्टी की है, आपके बगैर तो जनाब काम ही नहीं होता जी, हमारा तो बिजनेस ही ठप हो जाता है। तो ये बताने का मतलब है आपको वैल्यू भी दे रहे हैं। फिर आपको रिकग्नाइज करना कि वंस यू डू अ टास्क, जो कि एक मुश्किल टास्क था, आपने परफॉर्म किया, तो आपको रिकग्नाइज करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे याद है, मैं ना मतलब ये एक आप कह लो कि ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई कि वो रिजल्ट आया ना, ओ लेवल्स की बात है, तो वो रिजल्ट आया तो मैं रिजल्ट पता करने स्कूल गया। तो अब स्कूल गया तो वहां पर मैं एचएम के ऑफिस में गया ना, तो मैंने कहा रिजल्ट पूछना है मैंने। तो वो जितने भी स्टाफ थे ना, और इंक्लूडिंग द एचएम, उन सब ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो मैं बड़ा जरा हैरान हुआ कि ये तालियां क्यों बजा रहे हैं। तो बाद में उन्होंने बताया कि सर आपके जितने बच्चे क्लास के थे सबके ए स्टार आ गए। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा जो है वो कोई भी टीचर का ख्वाब नहीं होगा कि सारे बच्चे ही जो है वो ए स्टार ले लें। एनीवे, तो ये जो उन्होंने क्लैपिंग, मुझे कोई रेज थोड़ी दिया सैलरी में, बहरहाल वो बाद में तो मिला ही मिला, लेकिन वैसे कोई ऐसा जो उससे कोई लिंक नहीं था। लेकिन जो क्लैपिंग उन्होंने की उससे अप्रिसिएशन मिली मुझे, और मुझे नजर आया कि मैंने कुछ अचीव किया है। इसे कहते हैं सेल्फ रिकग्निशन, कि यार आप इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वंस एन एम्प्लॉय हैज स्पेंड अ सर्टेन टाइम पीरियड विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को दे मस्ट शो अप, कि भाई दिखाना है कि जी आप इंपॉर्टेंट हैं, यू आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो स्टीम नीड में
आएगा। और लास्ट जो चीज रह गई, तो इसमें बताया आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिकग्निशन है, स्टेटस भी आता है। मतलब आपको प्रमोट करके एक कैबिन दे दिया है, आपकी प्लेट लग गई है, आपको वहां पे टेबल कुर्सी एसी सब कुछ दे दिया है, लैपटॉप या जो भी देनी चीजें, और आपके नीचे अब कोई 20-25 स्टाफ मेंबर्स रख दिए गए, और आपको गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया। तो स्टेटस मिला कि नहीं मिला? अब आप इसमें एक चीज जरूर आती है कि समटाइम कहते हैं कि जो स्टीम नीड्स हैं, अब बाकी चीजें तो हैं लेकिन इसमें स्टेटस भी आता है। अप्रिसिएशन वगैरह तो चले ठीक है, सेल्फ रिकग्निशन वगैरह जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट या रिकग्निशन जो आ रही है, वो तो अब आ रही है आपके पास, आपको भी फील होता है कि यार हाँ मैं, मेरी अब इज्जत है और मुझे देख कर काम करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट इसी को बोल रहे हैं ना, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपकी बन गई ना सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी, यार मैं भी कोई चीज हूँ। तो स्टेटस जो है वो दो तरह से मिल सकता है, या तो कंपनी आपको दे रही है, आप गाड़ी से उतरते हैं, एक आपका पियोन आता है, वो आपका बैग उठाता है, जी सर आ जाए, आपने अगर बेल रखी हुई है, बेल बजाते हैं, वो हाजिर हो जाता है, जी सर यार चाय लेके आओ। तो और आपके नीचे पूरी एक टीम है जो आपके अंडर काम कर रही है, और आपको घर भी दिया हुआ है। लेकिन आप ये चीजें पैसों से भी खरीद सकते हैं क्या? घर, गाड़ी, कोई और महंगे कपड़े, घड़ी, जो भी चीजें आपने लेनी है, और ये आपको कंपनी भी दे सकती है। तो दोनों तरह से, लेकिन इसका मतलब है कि स्टीम नीड में पैसे आ सकते हैं, तो इसके अंदर भी मनी की इन्वॉल्वमेंट है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टीम नीड के अंदर मनी स्टीम नीड्स को पूरा कर सकता है, पर्टिकुलरली अगर स्टेटस की बात की जाए। स्टेटस जो है, आपने आई वॉच पहनी हुई है तो स्टेटस आएगा नहीं? बता दो मुझे, आप आएगा ना? आप जो है अगर वो प्राडो से या फॉर्चूनर से निकलते हो बाहर, तो स्टेटस तो आएगा ना, कोई आपको पूछे ना पूछे, लेकिन आपको फील होगा जी हाँ ठीक है जी। और मेन वजह भी यही है लोगों की लेने की। तो वो पैसों से भी मिलती है, और अगर कंपनी ने दे दिया तो फिर भी मिल रही है आपको। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपने ये देखना है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर बंदे का कोई एक सर्टन एम होता है कि मैं लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं वंस पोटेंशियल। तो जब कोई बंदा उस पोटेंशियल को रीच कर लेता है, तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो गई। तो जनरली क्या होता है कि ये वाली नीड जो है ना, या तो ये इट रिमेन्ड अनसेटिस्फाइड, इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, या तो ये सेटिस्फाइड होती नहीं है, और वर्कर जो है ना इसको अचीव सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करता रहता है और रिटायर हो जाता है, क्योंकि टॉप पे आ रही है ना ये। तो ये आपकी हायर ऑर्डर, इनफैक्ट हाईएस्ट ऑर्डर नीड है ये, हाईएस्ट ऑर्डर नीड। पेपर में पूछ सकते हैं, बताएं जी कोई सी दो नीड्स मैस्लो की, और ये जो है ये हायर ऑर्डर नीड हमें नजर आ रही है यहाँ पे, स्ट्रीम वाली जो हमने अभी बात की है ना। अच्छा, तो अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपका पोटेंशियल है, और अच्छा, या तो आप अचीव कर नहीं पाते और रिटायर हो जाते हैं, या आप बिल्कुल एंड पे इसको अचीव करते हैं, क्योंकि अगर ये पहले अचीव हो गई तो उसके ऊपर तो मोटिवेशन ही कोई नहीं है। बस मैथ्स लॉ के मुताबिक बता रहा हूँ, ऊपर मोटिवेशन नहीं है तो अब आप मोटिवेट कैसे होंगे? आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी हो गई, अब आपके पास मोटिवेशन के लिए कोई और नीड नहीं है, तो आप फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसे एनहांस करेंगे? नहीं होगी ना वो, जारी बात है। अच्छा, और हम आपको पता है एज एन एम्प्लॉय भी आप मुसलसल जो है ना, यू कॉन्टिन्यूसली लर्न थ्रू आउट योर प्रोफेशनल करियर। कोई ये कहते हैं मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एज ए टीचर भी मैं कहूँ मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। मैं भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना कुछ लर्न कर रहा होता हूँ। हर दफा मैं कुछ, हर दफा जब मैं हर साल पढ़ाता हूँ, तो हर साल कोर्स शायद वही होता है, लेकिन अब तो खैर चेंज हो गया। तो मैं कुछ नया देखता हूँ कि मुझे, मैं नए तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूँ, या नई चीजें क्या ऐड कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। अच्छा, तो अब ये सेल्फ एक्सपीरियंस कैसे है कि, अब एक बंदे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ना खालू थे, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर केमिस्ट्री के टीचर थे। तो आपको पता है जो गवर्नमेंट के होते हैं कॉलेज, वहां पर आप लेक्चरर के तौर पर पहले हायर किए जाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रमोट किया जाता है विद द एज एंड एक्सपीरियंस। तो आप लेक्चरर से फिर वो असिस्टेंट, क्या कहते हैं उसे, बने प्रोफेसर। तो फिर उसके बाद वो बने एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद फाइनली आप एक फुल प्रोफेसर बन जाते हैं, और उससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। तो वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, और वो यही इसी तगोदौ में थे कि यार मुझे एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे रिटायर नहीं होना। तो वो जो मेरे खालू थे वो ना, हुआ ये कि वो रिटायर हुए एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर ही, यानी कि उनका चला गया था प्रमोशन लेटर के, मतलब उनके जो एप्लीकेशन थी, वो आगे उन्होंने भेज दी थी फाइल उनकी, लेकिन वो अब उनको था कि यार मुझे ना एटलीस्ट प्रोफेसर के रैंक पे ही रिटायर होना है, लेकिन उनका टाइम बिल्कुल करीब आ गया था, तो उसको उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। आपके यार तो काम खत्म हो गया। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ
कि उनको अब जो पेंशन आती है वो फुल प्रोफेसर की ही आती है। इसका मतलब है उन्होंने अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लिया, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। और उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि मुझे प्रोफेसर तो रिटायर होना ही चाहिए इतने 30-35 साल के बाद जाके, इतनी मैंने सर्विस दी है। तो ये भी एक नीड है। तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोशन नहीं देती, एक वर्कर काम कर रहा है और वही काम करी जा रहा है, आगे जा ही नहीं रहा, जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पैसे तो दे रहे हैं ठीक है, लेकिन और एनवायरमेंट भी अच्छा है, लेकिन वो प्रमोट नहीं कर रहे। यानी कि वर्कर को लगता है कि मेरा पोटेंशियल तो यार टॉप लेवल पे जाने का है। तो टॉप लेवल पे आप तभी जाओगे ना जब आहिस्ता आहिस्ता आप वो मूव करोगे अप द लैडर। आप नहीं मूव कर रहे, तो इसका मतलब वहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, कई जगहों पर ये होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक अगर स्मॉल बिजनेस है ना, तो लेट से कि वहां पर अगर एक बंदा है, उसकी जो तनख्वाह है वो है लेट से $10,000, फर्ज किया ठीक है। और एक बड़ा बिजनेस है, वहां पर उसी बंदे की तनख्वाह, यानी कि एक और बंदा है उसकी तनख्वाह है लेट से $5,000, ठीक है। तो या थोड़ा कम, ज्यादा ही कर दिया मैंने फर्क, थोड़ा कम कर देता हूँ, 8,000। तो वो बंदा, एक बंदा जो है वो शायद यहाँ पे काम करना जो है ना उसको प्रेफरेंस दे। पता है क्यों? इसीलिए कि स्मॉल बिजनेस में लेवल्स कम होते हैं, 1 2 3। तो वो अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है और दूसरे से तीसरे पे, कहानी खत्म हो गई, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो वो कॉन्टिन्यूसली वो जो है ना वो ऊपर मूव नहीं कर सकता। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें आपके लेवल्स ज्यादा होते हैं, और कंसिस्टेंटली आप जो है ना वो ऊपर मूव करते जाते हैं, और मोटिवेशन आपकी रहती है। मतलब अब आप गौर करो, पैसे तो स्मॉल बिजनेस में ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वो बंदा यहाँ काम करने को पसंद कर रहा है। एक तो ये कि मैं ऊपर जाऊंगा और मैं बताऊंगा यार मैं तो जनाब इस रैंक पे रिटायर हुआ, ठीक है। तो अब जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई पेप्सी के या टोयोटा के या कोका कोला के टॉप लेवल पे रिटायर होता है, तो उसकी बात ही अलग है, ठीक है। बजाय इसके कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल से आप रिटायर हो, तो आपको वो वैल्यू, वो स्टेटस नहीं मिलता, आपकी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये है कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपॉर्चुनिटीज भी देती है आपको मूव करने के लिए, और उसमें मूव करने का मार्जिन भी होना चाहिए। तो ये भी देखना है आपको कि एम्पल चांसेस हों एम्प्लॉय के पास कि वो मूव करे ऊपर। अच्छा, अब ये मैं नहीं पढ़ रहा, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअली सब और एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। क्रिटिसिज्म पे अगर हम आए, तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या था कि भाई कुछ एम्प्लॉयज के लिए कुछ नीड्स होती नहीं, कुछ एम्प्लॉयज के लिए नीड्स होती नहीं है। मतलब कौन सी नीड नहीं होती भाई? जैसे कि कुछ लोग जो है ना दे आर नॉट सोशल एट ऑल। तो वो कहते हैं भाई, एंड दे आर नॉट टीम मैन। वो कहते हैं भाई हमने काम करना है तो अकेले ही करना है, हमसे दूसरों के साथ मिलके काम नहीं होता। वो उनकी नहीं बनती होगी सारी बातें, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर वर्किंग एज अ टीम ना, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई बंदा अच्छा नहीं भी लग रहा तो उसके साथ फिर भी काम करना है, कोई बात अच्छी नहीं लगी तो डू नॉट रिस्पॉन्ड। तो ये करना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो कई बंदे नहीं करते, तो उनके लिए फिर ये सोशल नीड तो है ही नहीं। तो फिर आप उन बंदों के लिए क्यों डाल रहे हैं? ये नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है ये जो ऑर्डर रखा हुआ है कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, फिर सोशल नीड, फिर स्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हो सकता है ये ऑर्डर ही ना हो। कोई लोग कहते हैं जी हमें तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पहले नहीं चाहिए, हमें पहले सोशल नीड चाहिए, हमें ये दो। कोई बंदे हैं जो बगैर दोस्तों यारों के या कलीग्स के नहीं काम कर सकते। वो कहते हैं जी अगर सेफ्टी बंदा ही सिक्योरिटी। इंट्रोवर्ट सा है तो फिर वो तो हाँ, कहेगा कि हाँ, वो अगर है सोशल नहीं। तो वो इसी में आ गया ना कि वो कहेगा भाई सोशल मुझे नीड चाहिए नहीं। तो इसका मतलब है कि एक तो ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। और हो सकता है कि कोई नीड जो है वो एम्प्लॉय की हो ही ना, जो कि मैस्लो ने डिस्क्राइब की हुई है। और उसके अलावा अगर आपको मनी मिल रहा है अच्छा, तो हो सकता है एट द सेम टाइम यू गेट योर फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड एंड योर स्टीम नीड सेटिस्फाइड एज वेल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टीम नीड में एक स्टेटस भी आपकी स्टीम नीड में आता है। तो मनी आपको जहां पर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करके देता है, वहां आपको स्टेटस भी दे सकता है, क्योंकि आप महंगी गाड़ी, महंगा पर्स, महंगे जूते वगैरह चीजें, महंगा मोबाइल खरीद सकते हैं। तो ये दो नीड्स ऊपर इकट्ठी पूरी हो जाएंगी, तो ऑर्डर कहाँ फॉलो हुआ? तो ये इस तरह की चीजें जो है ना वो क्रिटिसिज्म इस पे हुआ। तो ये हो गई बात। ये क्या हो गया? ये क्या खुल गया भाई?
अच्छा खैर, ये मैं, एक मिनट, नीचे कैसे जाएगा ये, चला गया, चलो ओके। तो अब फिर आगे क्या लिखा है, तो मैंने एक बता दिया। फिर सम रिवॉर्ड्स में फिट इनटू मोर देन वन लेवल, ये भी मैंने बता दिया वही, कि मनी रिवॉर्ड है तो वो तो स्टीम नीड को भी पूरा कर रहा है, फिजियोलॉजिकल भी। ऑर्डर ऑफ हायरार्की में डिफर फॉर सर्टेन इंडिविजुअल, तो ये सारा कुछ, ये तीनों मैंने डिस्कस कर लिए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको ना। अच्छा, फिर हमारे पास आगे आगे हर्ट्जबर्ग एंड टू फैक्टर थ्योरी हमें नजर आ रही है, ये हम अभी नहीं पढ़ते आज, और ये इसको फिर हम कल पे रखते हैं, क्योंकि अभी ये जो एक पहला चैप्टर का एक सेक्शन है, ये थ्योरीज के ऊपर है, और पेपर में थ्योरीज आती हैं, तो इसलिए हमें ये थ्योरी अच्छे से करनी है ताकि आप खुद से अपने वर्ड में भी इनको आसानी से लिख सकें। तो अभी आज के लिए इतना ही।